अपने सेकंड ग्रेड के चैप्टर में सिलेबस में एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण नाम से, और गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन सिंपल आता है। तो अपने गुरुत्वाकर्षण पे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं। ज़्यादा डीप अपने नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अपने कि 5-7 प्रश्न सही हो जाए, एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अपने गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में जो एक प्रश्न आता है वो आता है केपलर के नियम से। तो टाइटल डाल लेते हैं केपलर के नियम। केपलर के नियम या कहें कि गुरुत्वाकर्षण पूरा चैप्टर ही है, ये 4-5 फॉर्मूलों पर टिका हुआ है। और ये केपलर के नियम है, ये फॉर्मूले और थ्योरी पर आधारित है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं केपलर के नियम। पहले बात आपको ये पूरा ध्यान रखोगे कि इसका पूरा नाम ये है, ग्रह की गतियों के लिए केपलर का नियम। ग्रह की गतियों के लिए केपलर नियम। तो इसमें सिंपल है, आधुनिक बातें जो कह सकते हैं कि केपलर ने खोज की थी। पहला नियम है इसका कि कक्षा का नियम। पहला नियम है कि ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि ग्रह है वे वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और केपलर ने इस बात को उजागर किया या इस बात को नियम से दिखाया कि ग्रह है वो वृत्ताकार कक्षा में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा आपने बना ली है। हम शुरू में सिर्फ एक बार नियमों का जिक्र कर लेते हैं, इनको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। केपलर के टोटल 3 नियम थे, और पहला नियम है वो है दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम या सिर्फ कक्षा का नियम। दूसरा नियम ये है कि जो ग्रह है जो सूर्य या किसी तारे के चक्कर लगा रहा है वो एकांक समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। एकांक समय को या समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ग्रह होते हैं जो किसी तारे के चक्कर लगा रहे हैं, इस बात को नहीं लिखेंगे। ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। अपने इस लाइन को हालांकि लिखा है, पर आप इसको उदाहरण से याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा कि एक ग्रह ने जो चक्कर लगा रहा है, अगर उसने एरिया तय किया है, भी जब ग्रह चक्कर लगाता है तो वो एक एरिया भी तय कर रहा होता है। अपने इसको आराम से समझेंगे। तीसरा नियम है कि जो ग्रह चक्कर लगा रहा है, मान लो कि वो एवरेज दूरी पर है, सूर्य से एवरेज दूरी ए पर है, तो वो पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम समानुपाती होगा, बराबर नहीं होगा, ध्यान रखोगे, समानुपाती होगा उस एवरेज दूरी के घन के। ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों को अपने विस्तार से समझेंगे तो एक प्रश्न सॉल्व होने का चांस बढ़ जाता है अपना। पहला नियम है कक्षा का नियम। कक्षा का नियम ये कहता है कि जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये अपने एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा बना ली। ये कक्षा उस पुरानी थ्योरी से अलग है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ग्रह हैं वे वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और बाद में ये कहा गया कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पहला नियम इतना ही है। फिर भी हमें ये समझना होगा कि इसमें तारा कहाँ पर है और ग्रह कहाँ पर है। अगर आप वृत्ताकार कक्षा मानो तो ये केंद्र बन जाता है, और यहाँ पर कोई केंद्र है तो यहाँ पे सन होना चाहिए, केंद्र पर सूर्य होना चाहिए, और यहाँ पर कोई ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। अब दीर्घवृत्ताकार है तो दीर्घवृत्तक में एक केंद्र नहीं होता। जैसे इसमें एक केंद्र है सूर्य का, इसमें 2 केंद्र होते हैं। दीर्घवृत्त में 2 केंद्र होते हैं। इनमें से किसी भी एक केंद्र पर सूरज हो सकता है। मान लेते हैं कि इस केंद्र पर सूरज है। अब एक चीज़ गौर कीजिए आप कि एक वृत्त के अंदर ये जो व्यास होता है और ये जो व्यास होता है ये समान होता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। पर दीर्घवृत्त में ये जो व्यास होता है ये अलग है, और ये जो व्यास है ये अलग है। एक बड़ा व्यास है, एक छोटा व्यास है। तो अपने इसको अक्ष बोलते हैं, व्यास नहीं बोलते, इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ये जो यहाँ पे है ना, इसको हम अपने बोलते हैं दीर्घ अक्ष, जो बड़ा वाला अक्ष है। और ये जो अक्ष है इसको अपने बोलते हैं लघु अक्ष।
अब इसमें ध्यान ये रखना है कि सूर्य को अपने दीर्घ अक्ष पर मानेंगे। इस नियम के मुताबिक सूर्य को अपने दीर्घ अक्ष पर मानेंगे, और दीर्घ अक्ष पर आप किसी भी एक जो अधिकेंद्र है, इनको केंद्र बोल रहा हूँ मैं, हालांकि इनका कुछ नाम और होता है, फिर भी हम एक बार इसको केंद्र बोल लेते हैं। तो किसी भी एक केंद्र पर एक दीर्घवृत्त में 2 केंद्र होते हैं, और किसी भी एक केंद्र पर अपने सूर्य मान सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि ये जो केंद्र होते हैं ये दीर्घ अक्ष पर होते हैं। अब इस वृत्त के अंदर देखते हैं, तो वृत्त में देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये त्रिज्या फिक्स है, ये त्रिज्या फिक्स है। इसमें त्रिज्या नहीं कह सकते क्योंकि इसके केंद्र हम यहाँ मान रहे हैं, इस हिस्से पर और इस हिस्से पर केंद्रक मान रहे हैं। ए पर नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ, कुछ जनरल से नाम देते हैं। मान लो कि इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ओ दे देते हैं, इसको ओ डैश दे देते हैं। तो ये ओ है ना, हमने इनको केंद्र माना है, तो व्यास इसमें त्रिज्या जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको हम बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष का आधा। यही काउंट करने वाली चीज़ है। इसको अपने क्या बोलेंगे, जो बी से लेकर ये जो सेंटर वाला भाग है ना, इसको हम बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। ये भी ध्यान रखोगे। और इसी को अपने ए से दर्शाते हैं। जब अपने काउंट करेंगे दूरी किसी ग्रह की, तो ग्रह की दूरी आपके पास 2 तरीके होते हैं मापने के। या तो आप उस सूर्य से डायरेक्ट ग्रह की दूरी मापो। मान लो कि आपका ग्रह चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, तो आपके पास 2 तरीका है, या तो सूर्य से सीधी दूरी मापो और या आप यहाँ से मापो। जब अपने ये सूत्र लिखते हैं ना केपलर का तीसरे नियम का, तो ये जो ए होता है ना, ये हमेशा यहाँ से मापी जाती है, सेंटर से। ये जो एग्जैक्ट सेंटर है, असली दीर्घवृत्त का सेंटर है, अधिकेंद्र की बजाय ये केंद्र है, इस केंद्र से मापी जाती है। इसका नाम दिया होता है, इसका सीधा नाम देते हैं हम अर्ध दीर्घ अक्ष। ये दीर्घ अक्ष है, उसका आधा भाग। अब ये जो अपने इतनी गाथा गाई है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं और वो बात देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस पूरी थ्योरी में ये एक दीर्घवृत्त है, और इस दीर्घवृत्त में 2 सेंटर बनते हैं, इसमें 2 अक्ष बनते हैं, इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं और इसको लघु अक्ष बोलते हैं। ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है। ये दूरी अपने काम की दूरी है, इसको अपने ए बोलते हैं। हालांकि ये दूरी जब थ्योरी में लिखी जाती है इसको, तो इसका नाम चेंज करके लिखते हैं हम अर्ध दीर्घ अक्ष। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक एक दीर्घ अक्ष है। इसकी आधी दूरी को अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखोगे, जहाँ भी मैं ए लिखूँ तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष है। और सूर्य किस पे माना जाएगा, लघु अक्ष पे नहीं माना जाएगा, सूर्य माना जाएगा दीर्घ अक्ष पर। आप किसी भी एक पर सूर्य मान सकते हो, मान लो इस पे सूर्य मान लेते हैं। और ग्रह चक्कर लगाता है इस बाहरी परिधि के ऊपर। अब इसमें ये इतना इसका कंसेप्ट है। अब आप मान लो कि एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो वो इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब मान लेते हैं ये एक ग्रह है, यहाँ पर ग्रह को अपने दिखा देते हैं हरे रंग से। ये मान लेते हैं एक ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है ऐसे। अब ये देखो, आप एक चीज़ गौर करो कि ग्रह यहाँ पर जब बी बिंदु पर होता है तब सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, और जब ग्रह यहाँ पे ए बिंदु पर होता है तब सूर्य के सबसे निकट होता है। इन 2 स्थितियों का नाम भी है। जब बी पर होता है ग्रह, तो बी बिंदु पर जब ग्रह होता है तो इस दूरी को हम बोलते हैं, सूर्य से बी तक की दूरी को हम, इस स्थिति को अपने बोलते हैं अपसौर। जब सूर्य से ग्रह अधिकतम दूरी पर हो, और जब ग्रह हो ए पर तब इसको हम बोलते हैं उपसौर। जब सूर्य और ग्रह के बीच न्यूनतम दूरी हो। अब इसमें याद रखने की ट्रिक क्या है, तो उप का अर्थ ही छोटा होता है। जैसे उप अधिकारी
उप चिकित्सक, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, अंग्रेजी में जिसको सब बोलते हैं, हिंदी में उप बोलते हैं। तो उप का अर्थ छोटा होता है, तो जब दूरी कम हो सूरज और ग्रह के बीच की तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब दूरी अधिकतम हो उसे अपसौर कहा जाता है। ये इतना कंसेप्ट है, ये सिर्फ पहले नियम का कंसेप्ट है। पहले नियम में क्या क्या है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और दीर्घवृत्त के जो 2 केंद्र होते हैं उसमें किसी भी एक केंद्र पर सूर्य को माना जाता है। ग्रह चक्कर लगाता है वो एक समान दूरी पर चक्कर नहीं लगाता, उसकी दूरी अधिकतम होती है, तब उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, और जब सूर्य के बिल्कुल नज़दीक वाली स्थिति होती है इसको उपसौर कहते हैं। पृथ्वी के लिए यह आंकड़ा आप याद भी रख सकते हो। पृथ्वी के लिए अपसौर का मान होता है, यानी जब अधिकतम दूरी पर होता है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है, और जब न्यूनतम होता है तो ये 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। और जब एवरेज दूरी पूछी जाती है तो एवरेज दूरी, अच्छा ये भी ध्यान रखोगे, ये जो ए है ना, ये एवरेज होता है असल में। आप इसको यहाँ से भी दूरी माप सकते हो, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष भी कह सकते हो ए की दूरी को। दीर्घ अक्ष, ये जो दीर्घ अक्ष है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका आधा भी कह सकते हो ए को, या एवरेज भी कह सकते हो। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे ना, तो एवरेज दूरी पृथ्वी की आएगी वो 15 करोड़ किलोमीटर आएगी। एवरेज दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। पहले नियम इतना ही है कि दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाती है, और फिर आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त के किस हिस्से की बात कर रहे हैं अपने, और अक्ष किसको कह रहे हैं, ठीक है। दीर्घ अक्ष पर चक्कर लगा रही है। अब बात आती है सेकंड नियम की। एक ग्रह होता है, जब वो चक्कर लगाता है, वापस बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये अपने दीर्घवृत्त थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं। इतना पृथ्वी का जो अक्ष है दीर्घवृत्त है, ये ध्यान रखोगे। ये दूरी देखो 14.7 है वो न्यूनतम है, 15.2 अधिकतम है, तो ये बहुत कम अंतर है। इसका मतलब पृथ्वी का जो दीर्घवृत्त है ना, वो लगभग वृत्त है, गोला है लगभग, वो पूरी तरह दीर्घवृत्त नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। दूसरा है कि मान लो कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे इसका दूसरा केंद्र है, और ये कोई ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है। जब ग्रह चक्कर लगाता है तो मान लो कि पहली समय में हम यहाँ पे देखते हैं ग्रह को T1 टाइम पर, शुरुआत में यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक लाइन खींच दी यहाँ से, और फिर आपने कुछ टाइम बाद में ग्रह को देखा यहाँ पे, आपने फिर से लाइन खींच दी। ये ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा खींच रहे हैं हम हर बार, तो देखो बीच में एक एरिया तय हो रहा है। ये एरिया किससे तय हो रहा है, ये मायने रखता है एरिया। हम आगे सीधा क्षेत्रफल को बोलेंगे इसको, पर आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रह है, उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो रेखा साथ साथ चलती है ग्रह के। ऐसे ग्रह से चल रहा है तो रेखा भी चल रही है, तो बीच में जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया है ना, ये फिक्स रहता है एक फिक्स टाइम के लिए। मान लो कि एक दिन में ये एरिया जो भी है, जितना भी एरिया, तो आगे वाले दिन में उतना ही एरिया तय करेगा, उससे आगे वाले दिन में उतना ही एरिया तय करेगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या है जो यहाँ से निकल कर आता है, वो कंसेप्ट ये है कि मान लो कि सूरज के बहुत पास में है ग्रह, तो अब एक दिन में उसको उतना ही एरिया निकालना है जितना पहले निकाल रहा था। अब यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा चलेगा तब भी बहुत एरिया निकल जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ वाला एरिया है, देखो ये एरिया साथ में फ्री में मिल रहा है। पर अगर ग्रह बहुत पास में हो, देखो यहाँ पे इतना पास में, तब इसको ये फ्री वाला एरिया नहीं मिल रहा, तब इसको ये इतना ही एरिया मिलेगा, ये आगे वाला एरिया इतना ही एरिया मिलेगा। तब पास में है और एरिया सेम निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये दूरी उसी टाइम में ज़्यादा चलनी पड़ेगी ताकि एरिया ज़्यादा कवर कर सके। तो ये इतना चलेगा, यानी यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाएगा ज़्यादा एरिया निकालने, सेम एरिया निकालने के लिए। अब इतना ही एरिया यहाँ पे निकालने के लिए टाइम इसके पास सेम है, भी एक दिन में इसने इतना एरिया निकाला तो एक दिन में इसको इतना एरिया यहाँ पर भी निकालना है। पर ये सूरज कितने पास है कि उसका एरिया बन ही नहीं रहा, तो वो फास्ट चलेगा, सेम टाइम में फास्ट चलेगा ताकि अपना वो एरिया पूरा कर सके। कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि एक ग्रह होता है, जब वो सूरज के चक्कर लगाता है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है, जो इसका अर्थ है
और ये है कि सूरज के पास होगा ग्रह का वेग अधिक होगा और सूरज के दूर होने पर वेग कम होगा। अच्छा, ये अगर फिर भी अगर आपको भूली लग जाए एग्जाम में कि दूर होगा तो कम होगा, तो इतना ध्यान रखना कि जब दूर होगा ना तब ये थोड़ा सा भी इतना भी चलेगा ना तब भी बहुत एरिया निकल जाएगा। देखो इतनी बड़ी रेखा है, यहाँ से ये इतना एरिया निकाल रहा है, थोड़ा सा भी चलेगा तब भी बहुत एरिया बन जाएगा। जब पास में होगा तब उतने एरिया निकालने के लिए इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम उतना ही है। अब उतने ही टाइम में ज़्यादा चलेगा तो इसको फास्ट चलना पड़ेगा। तो इसके दो अर्थ है कि ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, ये तो है नियम। और इस नियम का अर्थ ये निकलता है कि सूरज के पास ग्रह का वेग अधिक होगा। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि जो ग्रह की जो अर्धअक्ष की ए है, कोई भी ग्रह की ए है वो समानुपाती होती है, ए क्यूब समानुपाती होता है, वो टी स्क्वायर होता है। टी का मतलब ये पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो समानुपाती होगा उस दूरी के। अच्छा, एक इसको बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखोगे, दो रूप में देख सकते हो। एवरेज दूरी भी कह सकते हो, सूरज से किसी ग्रह की एवरेज। एवरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि पूरे साल में जो ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर भी होता है और एक बार कम दूरी पर होता है। बी बिंदु पे उपसौर होगा तो बहुत कम दूरी पर होगा, अपसौर होगा तो बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, तो हम एवरेज दूरी कहते हैं। तो ए एवरेज दूरी है, आप एवरेज दूरी भी कह सकते हो। और यह आप कह सकते हो कि जो दीर्घ अक्ष है उसका आधा, उस दूरी को भी ए कह सकते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष, शब्द ध्यान रखोगे कि जो आवर्तकाल है वो समानुपाती होगा अर्ध दीर्घ अक्ष। ये एक पे स्क्वायर एक पे क्यूब लगता है। अब इस सूत्र में ध्यान से देखो, आपको समानुपाती का निशान दिया है और समानुपाती के निशान की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक इसका कोई नियतांक नहीं मिल जाता। तो अपने इस सूत्र को कभी अकेला इस्तेमाल नहीं करते, हम इस सूत्र को एक साथ दो ग्रहों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। एक का अगर आवर्तकाल पता हो, दूरी पता हो, तो दूसरे का आवर्तकाल की मदद से दूरी निकालने के लिए या दूरी की मदद से आवर्तकाल निकालने के लिए इस सूत्र का यूज होता है। मान लो इस सूत्र को अपने ऐसे लिख सकते हैं, देखो T1 स्क्वायर बट्टा T2 स्क्वायर बराबर। अब समानुपाती लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरफ भाग लगाएंगे तो मान लो बीच में कोई नियतांक था तो वो कट जाएगा, और A1 की क्यूब बटा A2 क्यूब। पेपर में इससे प्रश्न बनेगा, ना कि आप याद ये रखोगे पर बनेगा इससे प्रश्न। आपको ये देगा और ये देगा तो ये पूछ लेगा। वो सिंपल पूछ सकता है कि एक ग्रह है वो दूसरे ग्रह के मुकाबले इतनी दूरी पर है। अपने इस प्रश्न को करेंगे एक एग्जाम्पल से तो पता चल जाएगा। ये इतना ही है। अब इसमें तीनों नियम है, इस 3 नियम से प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि प्रश्न हमेशा ध्यान रखना बारीकी से आएगा। तो इसमें जो प्रश्न आएगा तीसरे नियम से वो तो आएगा इस पे प्रैक्टिकल पर आधारित पे। जो ये सेकंड प्रश्न है इसमें जो नियम आएगा कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, इसमें एक ही प्रश्न बनता है कि ये नियम किस नियम पर आधारित है। तो ध्यान रखना, घूमती हुई चीज़ों के लिए अगर ऐसा कोई नियम हो कि समान समय में समान दूरी तय करता है तो ये हमेशा होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें आप क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो इसमें कोणीय है, एक इसमें वेग नहीं है संवेग है। जैसे रेखीय गति में संवेग संरक्षण का नियम लगता है वैसे ही घूर्णन गति में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है। ये सेकंड नियम है, ये बेसिकली कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये एक सेकंड ग्रेड के पेपर में या लैब असिस्टेंट के पेपर में प्रश्न आ चुका है कि केपलर का नियम किस नियम पर आधारित है, तो वो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। इसको अपने एक प्रश्न को और करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखोगे आपको कि जब कोई ग्रह घूमता है ना सूरज के चारों ओर, तब दो चीज़ कांस्टेंट रहती है। एक तो उसका कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है, कोणीय वेग नहीं कोणीय संवेग। एक उसकी कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। कुल ऊर्जा कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जब सूर्य के पास होगा तब उसकी वेग अलग होगा, सूर्य से दूर होगा तो वेग अलग होगा। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कांस्टेंट नहीं है, गतिज ऊर्जा बदल रही है। और गतिज ऊर्जा बदलेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सीधी दूरी पर निर्भर करती है। तो कुल ऊर्जा फिर भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा घूमते हुए ग्रह को कोई बाहर से ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी और कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा। दो चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। ये एक क्वेश्चन है।
अब तक जो पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि एक ग्रह है वो दीर्घवृत्त में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्त के दो अक्ष होते हैं, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष पर ही अपने मानते हैं कि सूर्य स्थित है। दीर्घ अक्ष पर दो केंद्र होते हैं, किसी भी केंद्र पर अपने सूर्य को उपस्थित मान सकते हैं। ग्रह होता है वो दीर्घ अक्ष की परिधि पर चक्कर लगाता है और उसकी साल में दो स्थितियाँ होती है, या तो वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होगा या सूरज के बहुत ज़्यादा पास होगा। बहुत ज़्यादा दूर होता है तो इस स्थिति को अपने अपसौर कहते हैं, और बहुत ज़्यादा पास होता है तो इस स्थिति को अपने उपसौर कहते हैं। और उपसौर और अपसौर इनकी एवरेज दूरी को अपने ए से दिखाते हैं। ए का दूसरा नाम भी है दीर्घ अक्ष का अर्ध हिस्सा, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष को भी अपने ए से दर्शाते हैं। जब सूरज से ग्रह अधिकतम दूरी पर होता है तब उसका वेग कम होता है। जब सूरज के पास होता है कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो वो अधिकतम वेग से चक्कर लगाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप इस चीज़ को इस नियम से भी ध्यान रख सकते हो। एक अपने प्रैक्टिकल भी है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर एक व्यक्ति जो कुछ इस प्रकार है और वो ऐसे हाथ करके घूमना शुरू कर दे, और जब घूमते वक्त एकदम से अपना हाथ पास में ले आए और इस स्थिति में आ जाए, इस पास वाली स्थिति में हाथ अपने पास ले आए, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। आप कोशिश कर सकते हो, अपने हाथ फैलाओ, थोड़ा सा घूमो, और ध्यान रखना आप चक्कर खाकर गिर सकते हो। और जब आप घूमते हो, जब आपकी स्पीड घूम रही हो आपकी, तब एकदम से हाथ को अपने पास चिपका लेना। आपकी स्पीड एकदम से बहुत तेज़ हो सकती है, आसपास दीवार नहीं होनी चाहिए, सिर भी भीड़ सकता है आपका। तो ये भी किस नियम पर आधारित है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि क्योंकि घूर्णन गति भी अपने चैप्टर सिलेबस में है, तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ फैलाकर घुमाता है तो हाथ पास मिलाने से उसकी गति बढ़ जाती है, उसका वेग घूमने की गति बढ़ जाती है, कोणीय वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? कोणीय वेग इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोणीय संवेग को संरक्षण करने के लिए एक राशि का बढ़ना जरूरी होता है। कौन भी जब रेखीय संवेग की बात करते हैं, आपको पता होगा रेखीय संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अगर आप चलती चीज़ पर m को एकदम से कम करोगे तो v बढ़ेगा, ताकि ये कांस्टेंट रह सके। वैसे ये अगर आप हाथ को पास में ले आओगे, अगर आप हाथ को एकदम से पास लाते हो तो एकदम से आपके घूमने की गति यानी कोणीय वेग बढ़ता है। ध्यान रखना, कोणीय वेग बढ़ता है किस चीज़ को संरक्षण करने के लिए? कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए। संरक्षित कोणीय संवेग ही रहेगा, वेग नहीं रहेगा। ये सेम ही कंसेप्ट इसमें है। तो कोणीय संवेग को संरक्षण करने के लिए जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वो धीमा चलता है, और सूर्य के पास होगा तो फास्ट चलता है। यही सेकंड नियम है, पर लिखने का तरीका क्या है कि एक ग्रह है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको सेकंड नियम में, कि ग्रह है ना, ये विशिष्ट ग्रह की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ग्रह समान क्षेत्रफल तय कर रहे हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि प्रश्न यहाँ बारीकी से भी बन सकता है। मान लो कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक दिन में जितना क्षेत्रफल तय करेगी ना, अगले एक दिन में भी सेम क्षेत्रफल तय करेगी। और मंगल एक दिन में जितना क्षेत्रफल तय करेगा ना, उतने अगले एक दिन में क्षेत्रफल तय करेगा। लेकिन पृथ्वी एक दिन में जितना तय करेगी ना, मंगल एक दिन में उतना तय नहीं करेगा। मंगल के लिए वो आंकड़ा अलग होगा, पृथ्वी के लिए आंकड़ा अलग होगा। एक विशिष्ट ग्रह के लिए सेम होगा, दो अलग अलग ग्रहों के लिए सेम नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि अगर पृथ्वी की कक्षा में कोई भी कितना ही बड़ा ग्रह लिया हो, तब उसके लिए वो नंबर सेम होगा जो पृथ्वी के लिए होता है। कुल मिला के पॉइंट ये है कि अगर दीर्घ अक्ष सेम है तो इस दीर्घ अक्ष पे चाहे कोई भी ग्रह सवार हो जाए, इस कक्षा में चाहे कोई ग्रह आ जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा, उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। उसके लिए वो क्षेत्रफल फिक्स होगा जो 1 घंटे में या 1 दिन में या एकांक समय में वो निकालेगा। लेकिन अगर कक्षा बदल दी, आप किसी दूसरे ग्रह पे चले जाते हो, इस पृथ्वी वाले हिस्से को छोड़कर मान लो बृहस्पति की काउंटिंग करते हो, तो इसका एक दिन का एरिया अलग आएगा, इसका एरिया इसके एरिया पे निर्भर नहीं करेगा। तो ये एक विशिष्ट ग्रह के लिए लागू होता है। हालांकि जो क्षेत्रफल होता है वो मास पर निर्भर नहीं करता, यानी सेम कक्षा के लिए अगर इसमें कितना ही बड़ा ग्रह आ जाएगा, पृथ्वी की सेम जिस रूट पे पृथ्वी चल रही है उस रूट पे कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा, उसका एक दिन का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना कि पृथ्वी का होता है। और कोई दूसरी कक्षा की बात करें, वो बड़ी हो या छोटी हो, तो उसके लिए अलग उत्तर आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सभी ग्रहों की, अब एग्जामिनर यहीं उलझा सकता है, आपको लिख देगा कि सभी ग्रहों की जो एकांक समय का वेग है या निश्चित समय का जो क्षेत्रफल है, एकांक समय का क्षेत्रफल तय किया गया
क्षेत्रफल या सभी ग्रह का समान होता है क्या? सभी ग्रह का समान नहीं होता। एक ग्रह का उसी कक्षा के लिए समान होता है। कक्षा बदल गई तो उत्तर बदल जाएगा। हालांकि कक्षा सेम रही, ग्रह बदल जाए तो उत्तर नहीं बदलेगा। यानी उस एक कक्षा के लिए उत्तर सेम रहता है हमेशा। अब उस एक कक्षा में कितने ही ग्रह हो जाए, पर हमें पता है कि सौरमंडल में एक कक्षा के लिए एक ही ग्रह होता है, तो अपने यही कहते हैं जनरली कि एक ग्रह के लिए समान समय में क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होता। विशिष्ट ग्रह के लिए लाइन क्या है? विशिष्ट ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और इसको विजुअलाइज करने का तरीका ये ऐसा होता है। अगर चित्र भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे सन है और पहले ग्रह यहाँ पर था, तो एक ये से लाइन खींच लो, फिर ग्रह यहाँ पर आ गया तो ऐसे लाइन खींच लो, तो ये एक क्षेत्रफल बन गया। अब कुछ समय बाद मान लो कि ग्रह आपने यहाँ पे देखा तो एक लाइन खींच लो, ग्रह आपने यहाँ पे देखा तो ये लाइन खींच लो, तो ये जो एक क्षेत्रफल बन गया। अब ये अगर ये टाइम और ये टाइम सेम है ना, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल भी सेम होगा। यानी समान समय में एक ग्रह होता है, एक ग्रह अपनी कक्षा में समान क्षेत्रफल तय करता है अपनी कक्षा में। इसमें नियत क्या रखती है? अगर कक्षा नियत है तो ग्रह नियत हो चाहे नहीं हो, क्षेत्रफल फिक्स होगा। पर कक्षा बदल गई, यानी आप बृहस्पति और शनि की तुलना करोगे तो अलग अलग उत्तर आएगा इसमें। ठीक है, तीसरा नियम ये है, और इस नियम का अप्लाइड रूप ये है। जो आवर्तकाल का स्क्वायर होता है वो समानुपाती होता है। ध्यान रखना, बराबर लिख के एग्जामिनर आपको चक्री चढ़ाएगा। समानुपाती होता है a क्यूब के। अब इसमें हम एक चीज़ और जो अंतिम है अपने इसमें नोट करने वाली लायक, इस चीज़ का भी याद रखो कि ध्यान रखना कि ये जो सेकंड नियम है ना, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसमें एक चीज़ और है जो नोट करने वाली बात है कि जब ग्रह अपसौर पर होता है ना, यहाँ पे जब सबसे दूर होता है और जो उपसौर पे होता है सबसे पास में होता है, तो उसका जो वेग होता है ना, अगर पूछ ले कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो उसका अनुपात होता है ना, वो उस दूरी के अनुपात पे निर्भर करता है। जैसे मान लो अगर इस बी बिंदु पे उपसौर है, या ऐसे सीधे लिख सकते हो वी उपसौर और वी अपसौर, ये जो अनुपात है ना, ये उनकी दूरी के अनुपात के बराबर होगा। आर उपसौर बटा आर अपसौर। इसमें नोट करने वाली बात है कि ये जो नियम है ना, कि वो ये नियम है, ये समानुपाती वाला, ये एक अप्रोक्सीमेट नियम है। 100% इक्वल नहीं होता ये नियम, मतलब हल्का फुल्का अंतर आ सकता है। अभी स्क्वायर क्यूब के इक्वल एक 100% बराबर नहीं हो सकता। अंतर किस में आ सकता है? तो ध्यान रखोगे ये बृहस्पति के लिए इसमें अपने देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी लगभग सारे समान सही है। और सौरमंडल के लिए हमारे ये नंबर भी आप याद रख सकते हो कि जो टी स्क्वायर अगर ए क्यू के समानुपाती है तो नियतांक का मान कितना होगा। तो प्रयोगों से नियतांक का मान लगभग आपको मिलता है, वो अभी देख लेते हैं। कुछ सवाल देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। देखो, एक तो ये हमने ये पढ़ा था, ये देखो इस नियम को देखो, ये एरिया है ना, ये एरिया देखो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा चल रहा है तो भी बहुत एरिया मिल रहा है इसको इतना, और यहाँ पे इसको ज़्यादा चलना पड़ रहा है उस सेम एरिया को निकालने के लिए, तो ज़्यादा चलना पड़ रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि समय फिक्स है, मान लो एक दिन, तो एक दिन में ये थोड़ा सा भी चलेगा तो बहुत एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे एरिया उसको मिलेगा नहीं, तो वो एरिया पूरा करने के लिए इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा सेम एक दिन में। और एक दिन में ज़्यादा चलने का मतलब ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सूरज के पास में ग्रह होगा तो उसको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, सूरज से दूर होगा ग्रह तो उसको कम स्पीड में चलना पड़ेगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये अनुपात में कह रहा था आपको कि ये जो अनुपात है ना, ये देखो बृहस्पति के लिए नहीं, हाँ बृहस्पति के लिए ये 3.1 है, बाकी के लिए 2.98 2.98 2.99 लगभग इक्वल है। तो कोई ये पूछ ले ये नियम 100% है क्या? नहीं, ये 19-20 का अंतर आ सकता है इसमें, और सबसे ज़्यादा अंतर आता है वो बृहस्पति के लिए आता है, और सबसे कम जो आता है वो पृथ्वी के लिए इसका इसका सबसे छोटा नंबर है वो बुध के लिए। तो ये कोई पूछ ले कि टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब लिखते हैं, तो जो समानुपाती अगर आपको बताया जब हटाते हैं तो बराबर का निशान आता है पर एक नियतांक आता है। ये जो नियतांक है ये सबसे कम है बुध के लिए और सबसे ज़्यादा है
बृहस्पति के लिए, बै से नाम है, बुध के लिए सबसे कम, बृहस्पति के लिए सबसे ज़्यादा, वैसे याद रख सकते हो, या सबसे छोटे ग्रह के लिए सबसे कम, सबसे बड़े ग्रह के लिए सबसे ज़्यादा है। और हालांकि इतना फ़र्क नहीं है, 2.95 है, 2.98 है, 98, 98, 9999, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। अब इसमें जो सवाल है अपने वो देखो यहाँ है। देखो सवाल है, मैं कुछ सवाल बिना टॉपिक भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये सीधे सीधे काम आ जाए। देखो एक सवाल ये है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई धूमकेतु है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, यानी कि सामान्य कक्षा जो अभी हमने पढ़ी है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक रैखिक चाल, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा नियत रहती है? सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में हवास को नगण्य मानिए। ये तो अपने नगण्य मान है, मतलब कुल मिला के हमें यही मानना है कि वो सेम रहता है हर बार, क्योंकि धूमकेतु असल में उसका वजन घटता रहता है, वो जलता रहता है। जब वो चलता है तो उसके पीछे पूंछ बनती है और उसका आवास होता है क्षेत्रफल, वो छोड़ते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि एक धूमकेतु चक्कर लगा रहा है सूरज के इस दीर्घवृत्त कक्षा में, तो पूछ रहा है कि क्या उसकी रैखिक चाल समान होगी। ध्यान रखना, जब वो दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो धूमकेतु साल में एक बार यहाँ पर भी होगा और एक बार यहाँ पर होगा। जब वो यहाँ पर होगा तब उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और यहाँ पे होगा तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो होगा वो स्पीड कौन सी होती है, वो हमेशा रेखीय स्पीड की बात करते हैं, अपने रेखीय चाल की बात करते हैं। तो इसका मतलब रेखीय चाल नियत नहीं रहती शुरू से अंत तक। तो पहली बात है कि रेखीय चाल नियत नहीं रहती। दूसरा, कोणीय चाल भी नियत नहीं रहती, क्योंकि जब यही कोणीय चाल का मतलब था कितना फास्ट घूम रहा है, तब जब यहाँ पे आता है तो इतना फास्ट नहीं घूमता, जब यहाँ पे आता है तो वो फास्ट घूमता है। इसका मतलब कोणीय चाल भी नियत नहीं रहती। कोणीय संवेग यही शब्द कांस्टेंट रहता है, हमें ध्यान रखना है। तो कोणीय संवेग नियत रहता है। रेखीय गति में संवेग सुरक्षित रहता है और घूर्णन गति में कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, सिर्फ ये एक। तीसरी, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे देखो, जब सबसे दूर है तो उसका वेग कम है, वेग कम है तो गतिज ऊर्जा कम है, सबसे पास है तो वेग अधिक है, वेग अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। तीसरी चीज़, स्थिज ऊर्जा। अगर पास में है, अब जब कोई बल खींच रहा होता है, जब अपने बल से दूर होते हैं तो स्थिज ऊर्जा अपनी न्यूनतम होती है, या आप कह सकते हो कि कुल मिला के अलग है। अभी दूरी पे स्थिज ऊर्जा निर्भर करती है। न्यूनतम अधिकतम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये आप परिणाम की बात करोगे तो अलग उत्तर आएगा, माइनस के निशान की बात करोगे तो अलग उत्तर आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं अपने एक बार के लिए। पर ये बात है कि ये जो दूरी है ये अलग अलग है, तो स्थिज ऊर्जा भी अलग अलग है, तो स्थिज ऊर्जा भी नियत नहीं रहती, कुल ऊर्जा नियत रहेगी। कुल ऊर्जा देखो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा है क्योंकि पास में स्पीड ज़्यादा है, तो स्थिज ऊर्जा कम होगी लेकिन गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ओवरऑल ऊर्जा, कुल ऊर्जा सेम रहेगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ओवरऑल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसका मतलब कुल ऊर्जा सेम रहेगी। इसमें दो ही चीज़ सेम रहती है, एक कोणीय संवेग, एक कुल ऊर्जा। एग्जामिनर प्रश्न में 5 लिख देगा और बोलेगी कि इसमें कौन सा नियत रहता है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। अब ये सवाल है, ये जो अपने पढ़ा नहीं है फिर भी आप इसको सीधा कर सकते हो अपने जनरल नॉलेज से। क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, एक तो ध्यान रखो पलायन वेग नहीं होता, उसका असली जो मान होता है वो पलायन चाल होता है, क्योंकि दिशा पर निर्भर नहीं करता। आप किसी भी दिशा में फेंकोगे वो निकल जाएगी पृथ्वी से, अगर आपने उस चाल से फेंक दिया है तो वेग से नहीं। वेग में दिशा मायने रखती है कि लंबवत फेंक रही हो कि कैसे फेंक रही हो, पर अगर चाल बोल दिया इसका मतलब किसी भी दिशा में फेंक दिया, अगर उस स्पीड से फेंक दिया तो वो फिर निकलेगा। पिंड के द्रव्यमान, प्रक्षेपण बिंदु पूछ क्या रहा है, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल है वो इस पर किस पर निर्भर करता है। तो पहले देख लेते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें कुछ भी दिया ही नहीं है, सिर्फ ये इतना आंकड़ा है। इसका मतलब ना तो ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, न प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है, न ही प्रमोचन की अवस्थिति यानी कितनी ऊंचाई से फेंका गया है, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ये इस मामले पे डिपेंड करता है, ये अपने कन्फर्म कर लेंगे। हालांकि आप इस चीज़ को खुद कन्फर्म करना, ChatGPT से पूछना,
पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका उत्तर अलग होगा। द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, ये तो पुख्ता है, और दिशा पर भी निर्भर नहीं करता, ये पुख्ता है, क्योंकि ये चाल है, वेग नहीं है। असल में इसको कहा जाता है पलायन वेग, पर ये पलायन चाल है, तो ये दिशा पर भी निर्भर नहीं करता। आप किसी भी दिशा में फेंकोगे चला जाएगा। प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, इसमें हो सकता है थोड़ा रोड़ा हो, क्योंकि जब कोई पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ फेंकोगे, यहाँ से कुछ फेंकोगे, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण ही दोनों क्षेत्र पर अलग अलग है, तो गुरुत्वाकर्षण अलग है, तो सारा खेल ही गुरुत्वाकर्षण का है। यहाँ पे हमें पता है पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण का मान अलग है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान अलग है, तो उत्तर इसमें चेंज हो सकता है। तीसरा है, एक प्रश्न और है जो इसी केपलर के नियम पर आधारित है, ये 7.14, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। अब इसने शनि वर्ष दिया है, तो इसका मतलब शनि का साल है। शनि पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है और पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, ये 29.5 गुना है। इसका मतलब वो एक चक्कर लगाने में 29.5 गुना टाइम ज़्यादा लेता है। यदि पृथ्वी सूर्य से इतनी दूरी पर, तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है। इसमें देखो आपको एक तो दूरी दे दी, ये दूरी है, एवरेज दूरी है, ध्यान रखना, इसको आप ए मानोगे भी। अपने पास एक ही तो सूत्र है, इसमें ये जो दूरी दी है ये ए है, और दूसरे की दूरी पूछ ली है। सीधा सा सूत्र क्या है, T1 की स्क्वायर बटा T2 की स्क्वायर बराबर होता है A1 की क्यूब बटा A2 की क्यूब। इसमें जो अनुपात दिया है वो 29.5 किसका अनुपात है, ये T1 और T2 का अनुपात। हमारे पास तो स्क्वायर है, तो अपने इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। T1 T2 की होल स्क्वायर बराबर है A1 बटा A2 की होल क्यूब, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो आप एक साथ चढ़ा सकते हो। T1 और T2 का अनुपात दिया है। अब इसमें सावधानी ये रखना है कि बड़ा कौन है। अगर आप ऊपर वाले को शनि मान रहे हो, तो इसका मतलब T1 बटा T2 का मान 29.5 आएगा। तो A1 का मान किसका दिया हुआ है, तो हम T2 पृथ्वी को मान रहे हैं, तो ये A2 पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो इस तरफ अपने 29.5 को अप्रोक्सीमेटली 30 मान लेते हैं, 30 का स्क्वायर है। अब वो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये एकदम से ऊपर चला जाता है। सवाल है इसका यहाँ पर। अब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको सिंपल लगेगा। सवाल ही यहाँ पे सीधे से सवाल है कि ये उसी नियम पर आधारित है कि T1 बटा T2 की होल स्क्वायर बराबर A1 बटा A2 की होल क्यूब। सावधानी से हल करना है। अगर अपने T1 शनि को मानते हैं, क्योंकि शनि का वर्ष बड़ा होता है, तो अपने बड़े वाले को ऊपर मान लेते हैं ताकि भाग लगाना आसान हो। तो अगर ऊपर वाला बड़ा माना है तो फिर ऊपर वाले शनि है, तो इसका मतलब ये शनि है तो ये शनि है, तो ये पृथ्वी और ये पृथ्वी का है। तो T1 और T2 का अनुपात तो दे ही रखा है, 30 स्क्वायर का स्क्वायर। A1 का मान दे रखा है, हमें ज्ञात नहीं करना है। A2 का मान हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इस 5 को हटा लेते हैं और इसको सिर्फ 7 रखते हैं ऐसे। अब 30 की स्क्वायर क्या होती है, 900, और यहाँ पे इसकी क्यूब है, तो इसको यहाँ पे एक बार के लिए सीधा गुणा कर लेते हैं। 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की पावर 21 बराबर 1 क्यूब। अब इसको आप घनमूल निकालोगे, ये उत्तर आ गया भाई। मेन बात ये A क्यूब है, इसका वो घन निकालोगे तो घन देखो, इसने इसलिए मेरे को लगता है 295 दिए है, घन निकल जाए, पर आप घन निकाल लेना। वो आप एग्जाम में कैसे करोगे वो आप पर है। देखो इसका तो घन 10 की पावर 7 आएगा, ये गुणा में। तो अब इन तीनों की घन निकालना है आपको। 15 15 15 का तो 15 ही आ जाएगा, क्योंकि घनमूल निकालना है। इस तरफ क्यों बटाओगे तो 3 में से 1 उठाना है। अब इस 900 का कैसे निकालोगे, देखो किस संख्या को 3 बार गुणा करें 900 आ जाए, वो संख्या आप ढूंढ लेना। 25 25 600 चाहिए तो स्क्वायर ही हो रहा है। 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 9 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 9 ही मान लेते हैं। 9 निम 81, 81 निमा 729, 10 10 10 1000, मतलब 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये लगभग इतना उत्तर आता है इसका। ये भी आप कर सकते हो इस सवाल से।
इसको एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं। इतना ही टॉपिक था इसमें, और अपने तीन चार चीज़ें पढ़ी थी वो एक साथ नोट कर लेते हैं। पहली चीज़ कि इस अक्ष में चक्कर लगाता है, दूसरी चीज़ दीर्घवृत्त में चक्कर लगाता है, दूसरी बात दीर्घ अक्ष का 2 अक्ष के अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष एक दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष परिग्रह सूरज माना जाएगा और किसी भी एक बिंदु को सूरज मान सकते हो। और इससे जो एरिया बनता है हर फिक्स समय में, एक दिन में एक ग्रह जितना एरिया निकालेगा अगले दिन में भी उतना ही एरिया निकालेगा। और एरिया निकालने के लिए आप हर बार मिलाओगे इस बिंदु को उस ग्रह की स्थिति से। जैसे इस दिन के सुबह में यहाँ पे था, शाम को यहाँ पे था, तो ये एरिया इतना बना जाएगा। और फिर अगले दिन मान लो यहाँ पे था और शाम को यहाँ पे था, तो ये एरिया इतना माना जाएगा। ये एरिया समान रहता है प्रत्येक दिन के लिए, एक फिक्स ग्रह के लिए, उस फिक्स कक्षा के लिए। फिक्स कक्षा और उस कक्षा में कोई भी ग्रह हो उसके लिए समान रहेगा। कक्षा बदलते ही ये उत्तर बदल जाएगा। आप तो अलग अलग ग्रहों की तुलना नहीं करोगे अगर उनकी कक्षा अलग अलग है, लेकिन एक ही ग्रह में अगर एक ही कक्षा में ग्रह चक्कर लगा रहे तो ये नियम वैलिड है। तीसरा नियम क्या था कि टी क्यूब और टी स्क्वायर होता है, ये समानुपाती होता है ए क्यूब का। ए क्या होता है, ए आप 2 तरीके से लिख सकते हो। सूर्य से एवरेज दूरी, एवरेज दूरी यानी अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं, उसको एवरेज दूरी बोलते हैं। या तो आप ए को एवरेज दूरी मानो, या आप मानो कि जो बीच वाला दीर्घ अक्ष होता है ये इस दीर्घ अक्ष का आधा, इसका आधा, इसको अपने एवरेज दूरी मानते हैं। और तीसरी चीज़ ये ध्यान रखोगे कि सबसे अधिकतम दूरी पर जब सूर्य ग्रह से होता है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी पर वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम दूरी पर वेग अधिकतम होता है। ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। घूमते हुए ग्रह के लिए 2 ही चीज़ कांस्टेंट होती है, एक कोणीय संवेग और एक कुल ऊर्जा। ये 2 ही कांस्टेंट होती है, बाकी सब चीज़ें परिवर्तनशील होती है। और ये केपलर का तीसरा नियम है, और ये नियम फिक्स नहीं है। क्या ये 100% सब में समान अनुपात होता है? सब में समान अनुपात नहीं होता। अगर टी स्क्वायर और समानुपाती के निशान हटाते हैं, मान लो कि आप नियतांक लाते हो, तो ये के सब के लिए समान नहीं होता। ये बुध के लिए सबसे कम होता है और बृहस्पति के लिए ये सबसे अधिक होता है। याद रखो कि हमारे सौरमंडल के लिए इसका मान है वो लगभग 2.98 है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बुध के लिए ये सबसे कम है 2.95 और बृहस्पति के लिए ये सबसे अधिक है 3.01। इतना ये आप ध्यान रखोगे। बस आज के लिए इतना ही।